नॉन बार्बिचुरेट ड्रग, नॉन बार्बिचुरेट ड्रग्स क्या होती है? वो होती है आपकी केटामाइन है, प्रोपोल है, इटोमिडेट है, ये सब आप ड्रग्स में याद कर लें। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एमसीक्यू लेके आए, जो काफ़ी स्टूडेंट हमें बार बार कमेंट करके कह रहे हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं, सफदरजंग की प्रिपरेशन कराएं, एम्स की प्रिपरेशन कराएं और ईएसआई की प्रिपरेशन कराएं। तो मैं कुछ मिक्सअप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, या फिर ओटी असिस्टेंट है, या फिर ओटी अटेंडेंट है। अटेंडेंट भी स्पेशली ध्यान दें, जिन्होंने सफदरजंग का फॉर्म अप्लाई किया, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। चलो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि शुगर को रिड्यूस नहीं करता है? तो ऑप्शन ए की बात करूँ लैक्टोज, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ माल्टोज, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ सुक्रोज, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ फ्रक्टोज। तो इनमें से क्या है कि इनमें से जो सुक्रोज है वो इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, शुगर को रिड्यूस नहीं करता है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये ऑप्शन है, देखो लैक्टोज भी बढ़ाता है, माल्टोज भी, फ्रक्टोज जो भी है। तो अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ सुक्रोज, सुक्रोज इज द राइट आंसर, सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सवाल समझे आप? यानी कि अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन संश्लेषित होता है? क्लियर? हिंदी थोड़ी सी ऐसी होती है, तो संश्लेषित यानी अगर इसको मानो तो सिंथेसाइज भी कह सकते हो, इंग्लिश में ही मान लो। ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी में दिया है लिपिड है, या फिर ऑप्शन सी में दिया है हार्मोन्स है, या फिर ऑप्शन डी में दिया है अमीनो एसिड है। तो इनमें से राइट आंसर की तरफ मैं चलता हूँ, तो राइट आंसर जो होने वाला है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो वो है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 जो है वो हमसे पूछ रहा है, एडीएच टेस्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। एडीएच जो टेस्ट होता है वो किसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है? तो पहले नंबर हमें एडीएच का पता होना चाहिए। एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो एडीएच होता है उसको बोला जाता है। तो मैं अगर ऑप्शन पे चलते हैं, मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन। दोबारा सुन लो, ऑप्शन नंबर बी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन, और ऑप्शन सी की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर दोबारा सुनो, ऑप्शन सी की बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, कंसंट्रेशन यूरिया इन ब्लड, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml ईच मिनट। क्लियर है? तो मैं इसके जो देखो एडीएच का मैंने बता दिया, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं। तो एडीएच की जो वो करते हैं, परीक्षण करते हैं, किसको मापने के लिए करते हैं? तो वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी ग्रेविटी यूरिन की गुणवत्ता को, यानी मूत्र की विशिष्ट गुरुत्व, गुरुत्व बोलेंगे ग्रेविटी को। तो इसके अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। क्लियर है? चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, वो पूछ रहा है, व्हाट शुड बी कलर ऑफ द स्टॉपर? What should be color of the stopper of the tube in which blood sample? In which blood sample is collected for complete blood count? Complete blood count मतलब कि CBC, CBC के लिए जो सैंपल लेते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो CBC के लिए जिस ट्यूब में ब्लड का सैंपल लिया जाता है उसके स्टॉपर का कलर क्या होगा? उसके स्टॉपर का कलर क्या होगा? बेसिक सा सवाल है, क्योंकि चाहे हमारे लैब टेक्नीशियन उनका तो है ही है, और ओटी वालों से, ओटी टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट या फिर ओटी अटेंडेंट से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको आपके लिए लेके आया था। तो मैं इसके कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन ए की मैं बात करता हूँ, इसके तो लेवेंडर है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ तो ब्लू है, ऑप्शन सी की बात करूँ तो ग्रीन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो ग्रे है। तो आप देख लेना, सीबीसी जो सैंपल लेते हैं उसका जो स्टॉपर होता है, बाइल की बात नहीं करते, उसके ऊपर जो स्टॉपर लगा होता है वो होता है लेवेंडर कलर का। ये कलर कोडिंग देख लेना, जो बायल से आती है उनके आप अच्छे से पढ़ लेना कलर कोडिंग। अभी तो इसमें सीबीसी के लिए कल को एलएफटी का आ गया, कुछ आ गया, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना, तैयारी करके, मतलब छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन अगर इस टाइप से आया, इनके कलर के ऊपर
स्टॉपर का कलर, तो आप इन सारे कलर को भी पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेवेंडर। क्लियर है। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, अमोंग द फॉलोइंग, अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट टेक्निक दैट हेल्प्स इन द लोकेटिंग द वेन ऑफ ए पेशेंट। देखो नॉर्मल सा सवाल है, क्योंकि चाहे हमारे लैब टेक्नीशियन हो उनके भी काम आने वाला है, क्योंकि दोबारा सुनो सवाल को। अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट टेक्निक दैट हेल्प इन द लोकेटिंग द वेन ऑफ ए पेशेंट, यानी कि किसी पेशेंट की वेन को परखने के लिए, चेक करने के लिए, यानी कि जो कैनुला वगैरह है सैंपलिंग करते हैं, तो उसको परखने के लिए तो करेक्ट टेक्निक क्या होगी। तो ये सवाल है, सिंपल सा है। अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगी, प्रैक्टिकली आप लोग सभी करते होंगे। तो ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए की बात करूँ तो प्लेस द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर रखेंगे। या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ तो टेक द हेल्प ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन की मदद लेंगे। या फिर गेट अनदर नर्स टू हेल्प यू, किसी और नर्स की मदद चाहिए। या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो हाइपर एक्सटेंडेड पेशेंट एल्बो, हाइपर एक्सटेंडेड पेशेंट एल्बो अगर मैं बात करूँ तो ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो अगर मैं इनकी बाकी के ऑप्शंस की बात करूँ तो सभी कुछ ना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैं एकदम 100% सही की बात करूँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हाइपर एक्सटेंडेड द पेशेंट एल्बो। हाइपर एक्सटेंडेड का मतलब इस तरीके से हाइपर एक्सटेंड करनी है एल्बो को, जब आपने जो भी बैन को देखना तो आप बैन को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूज ऑफ टूनिकेट। समझे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ टूनिकेट। टूनिकेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, टूनिकेट क्या होता है, क्योंकि सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं इनमें से करेक्ट टेक्निक क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है टूनिकेट यूज करने के लिए। तो पहले टूनिकेट का पता होना चाहिए। टूनिकेट क्या होता है, टूनिकेट जब सर्जरी चल रही होती है औरतों की, चले किसी भी चीज की मेजर सर्जरी, तो टूनिकेट को बांधते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज्यादा स्पीड में ना बहे, और वहाँ पे जहाँ सर्जन सर्जरी को ऑपरेट करें तो वहाँ पे ज्यादा ब्लीडिंग ना दिखाई दे उनको, और अपना काम आराम से कर सके। इसका इस्तेमाल करने के लिए टूनिकेट का यूज किया जाता है। चलता हूँ मैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए की मैं बात करूँ तो टूनिकेट इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पंक्चर, ऑप्शन ए कह रहा है टूनिकेट इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पंक्चर। या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ तो टूनिकेट इज अप्लाइड 3 to 4 इंच अबव द साइट ऑफ पंक्चर। या ऑप्शन सी की बात करूँ, ए टूनिकेट शुड जेंटली पिंच द पेशेंट स्किन। या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ, ए टूनिकेट इज यूज्ड टू स्टॉप द ब्लड फ्लो टू द बेनी पंक्चर साइड। अब देखो पहले ऑप्शन की बात करें, टूनिकेट इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ पंक्चर, पंक्चर साइड पे टूनिकेट को अप्लाई करना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे तो नहीं लगता सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, टूनिकेट इज अप्लाइड 3 to 4 इंच अबव द साइट ऑफ पंक्चर, ये सही है। जब भी सर्जरी के दौरान जब भी हमें टूनिकेट यूज करना होगा 3 से 4 इंच अबव यानी ऊपर की तरफ उसको बांध दिया जाएगा, जिससे कि सर्कुलेशन थोड़ा उस स्पीड में ना जाए जिससे कि सर्जरी में कोई दिक्कत आए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए टूनिकेट इज अप्लाइड 3 to 4 इंच अबव द साइट ऑफ पंक्चर। क्लियर है। चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंड, मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, उनमें से कहा है कि इनमें से देखिए इनमें से एक बैंड नहीं है, बाकी की बैंड है। मतलब इनका कहने का पर्पज ही हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंड। तो ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए की बात करूं तो एंटीक्यूबिटल है। या फिर ऑप्शन बी की बात करूं तो बेसिलिक है। या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो सेफालिक है। या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो मेडियन क्यूबिटल है। क्लियर है। अब मैं इनमें देखो, बाकी तो मुझे ज़्यादा आपका समय ना लगे क्योंकि ऑप्शन सिंपल सही है और आंसर भी सिंपल ही है। तो बाकी तो बेना, जो एंटीक्यूबिटल क्या है, एंटीक्यूबिटल एक स्पेस है, मतलब ये जो हमारे बीच में जो होता है आप देखेंगे तो ये जो बीच वाला जो है वो एंटीक्यूबिटल है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एंटीक्यूबिटल। क्लियर है। चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ इन ए पोरफायरिया। ये पोरफायरिया जो डिसीज होती है उसमें इज नॉट ए सेफ, मतलब उसमें सेफ नहीं है। पोरफायरिया में कुछ ऑप्शन दिए, उनमें से जो ड्रग्स हैं उनमें से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए की बात करूं तो मोरफिन है। ऑप्शन बी की बात करूं तो क्लोरोप्रोमेजाइन है। या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो बारबिटूरेट है। या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो मैं डायजापाम है। देखो अगर पोरफायरिया क्या है, जेनेटिक डिसीज होती है, जेनेटिक डिसीज है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब मे भी हो सकती है, तो जेनेटिक डिसीज में इसको गिना जाता है। और इसमें मोरफिन, देखो ऑप्शन ए की बात करूं तो मोरफिन
मोर्फिन के बारे में आपको पता है क्या होता है? मोर्फिन होती है ओपियोइड ड्रग होती है, यानी नार्कोटिक कैटेगरी में आती है। तो हमारा मोर्फिन भी इसमें दे सकते हैं, क्लोरोपेमाजिन भी दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? इसमें नहीं दे सकते, बारबिचुरेट। बारबिचुरेट नहीं दे सकते। बारबिचुरेट पहले देखो, इसके सवाल के हिसाब से देख दो, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बारबिचुरेट। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बारबिचुरेट क्या होता है। बारबिचुरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बारबिचुरेट जो होते हैं हमारे इंडक्शन एजेंट होते हैं, जैसे कि मेरी अगर आप वीडियो देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया ड्रग्स, मैंने थ्योरिकल भी बनाई हुई है वो वीडियो और प्रैक्टिकली ड्रग्स के साथ भी बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग वो वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि बारबिचुरेट को मैंने क्लियरली आपके सामने रखा है वहाँ पे, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी। अब बारबिचुरेट क्या होते हैं? बारबिचुरेट होते हैं थायोपेंटोन ड्रग्स होते हैं, मेथोक्सीटोन ड्रग्स होती है, और इसी में एक आती है नॉन बारबिचुरेट ड्रग। नॉन बारबिचुरेट ड्रग्स क्या होती है? वो होती है आपकी केटामाइन है, प्रोपोल है, इटोमिडेट है। ये सब आप ड्रग्स में याद कर ले। क्लियर? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे, which of the following is the correct combination in the color coding of the anesthetic gases? क्लियर है? which of the following is the correct combination color coding of anesthetic gases? यानी सवाल पूछ रहा है कि कुछ इसने ऑप्शन में anesthetic gases दिए, उनका कलर कोडिंग जो करेक्ट करना है। एक सही है, बाकी के नहीं है। तो ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का दिया है इसने ब्लैक, और ऑप्शन बी की बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड का दिया है इसने ब्लू, और ऑप्शन सी की बात करूं तो टाइक्लोरोप्रोइन का दिया है रेड, और ऑप्शन डी की बात करूं तो हीलियम का दिया है ग्रीन। तो देखो, अगर इसमें एक सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो तो ब्लू होता है। क्लियर है? अब ये तो हो गए रॉन्ग वाले, अब मैं सही बताता हूँ। तो जो ऑक्सीजन का जो होता है, ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का जो कलर कोडिंग की मैं बात करूँ सिलेंडर की, तो ऑक्सीजन का जो कलर कोडिंग होता है वो होता है ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर। इसने सिर्फ ब्लैक बोला था, तो इसलिए ब्लैक इज द करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या पूरा कंप्लीट देखा जाए तो ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर। और ऑप्शन बी तो सही है, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू होता है। और ऑप्शन साइक्लोरोप्रेन का होता है रेड, नहीं होता है जो इसने ऑप्शन में दिया है, रेड नहीं होता है, इसका होता है ऑरेंज। और ऑप्शन डी की बात करूं तो हीलियम का होता है ब्राउन, क्योंकि इन्होंने दिया ग्रीन, तो ग्रीन नहीं होता, ब्राउन होता है। मैं आपको साथ में ना इमेज दिखाऊंगा, वो आप देखते रहना, जो साइड में चल रही है इमेज वो भी देखते रहना, कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर्स की, वो मैं साथ के साथ आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी चेक कर लेना। क्योंकि इसमें ना आए तो इसमें आप दिमाग में बांध लेना कि ये समझ में आना चाहिए जो आपके सामने बराबर में चल रही है। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट कैन इंड्यूस एपिलेप्सी? एपिलेप्सी, देखो ये सवाल ना मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है, ये ईएसआई के प्रीवियस एग्जाम में आया था। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े से अजीब से हैं। लेकिन मैं ईएसआई के अकॉर्डिंग बात करूँ तो उन्होंने दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सेवोफ्लोरिन है। एपिलेप्सी मतलब जो इंड्यूस एपिलेप्सी में जो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है, इंड्यूस एपिलेप्सी में कौन सा है, मतलब कर सकते हैं। सवाल दोबारा से सुन लो अगर कोई डाउट है तो। सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनेस्थेटिक एजेंट कैन इंड्यूस एपिलेप्सी? एपिलेप्सी। क्लियर है? ऑप्शन ए की बात करूं तो सेवोफ्लोरिन है, ऑप्शन बी की बात करूं तो आइसोफ्लोरिन है, और ऑप्शन डी की बात करूं तो डेस्फ्लोरिन है, या ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी की बात करूं तो डेस्फ्लोरिन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो मेथोक्सीफ्लोरिन है। क्लियर है? देखो ये थोड़ा सा सवाल कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैं इसको ईएसआई के एग्जाम पेपर से, प्रीवियस जो एग्जाम पेपर हुआ है ईएसआई का, उसमें से निकाल के लाया हूँ। तो अगर मैं ईएसआई के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेवोफ्लोरिन। लेकिन कुछ लोगों का अलग अलग मानना है, कुछ लोग डेस्फ्लोरिन भी मानते हैं। तो मैं सिर्फ ईएसआई में जो करेक्ट किया हुआ है वो है सेवोफ्लोरिन। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग द ईएसआई। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द पर्पज ऑफ प्री ऑक्सीजनेशन इज? प्री ऑक्सीजनेशन का पर्पज क्या है? ऑप्शन ए की बात करूं तो टू रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम द लंग्स, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं तो टू इम्प्रूव बेसलाइन ऑक्सीजन सैचुरेशन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं तो टू क्रिएट ए रिजर्वेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग एपनिया, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं तो टू डेमोन्स्ट्रेट एडिक्वेट मास्क सील एंड रिटर्न्स ऑफ एंड टाइडल CO2। देखो, पर्पज ऑफ प्री ऑक्सीजनेशन, आप ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट है या फिर ओटी अटेंडेंट है, क्योंकि ओटी अटेंडेंट का भी लेना देना ओटी से ही है, ओटी से ही है। तो आपको पता होगा प्री ऑक्सीजनेशन क्यों करते हैं। जब ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं सर्जरी से पहले, पेशेंट को अनेस्थीसिया जब देते हैं, जनरल अनेस्थीसिया देते हैं, तो प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। तो प्री ऑक्सीजनेट जो करते हैं उसका पर्पज क्या होता है? मैं डायरेक्ट पर्पज पे चलता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू क्रिएट ए रिजर्वेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग एपनिया। मतलब एपनिया में हम पहले रिजर्वेयर कर लेते हैं प्री ऑक्सीजनेट करके पेशेंट को। तो इस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलता हूँ अगले सवाल के। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रही है तो और अपने काफी और जो स्टूडेंट है जिन तक मेरी रीच नहीं है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज शेयर करें वीडियो को, क्योंकि मैं काफी मेहनत से और सब कुछ
ढूंढ ढांड के आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप चुटकी में करके निकल जाए। क्लियर है? तो शेयर जरूर करते रहना साथ के साथ। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। ऑल पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल अनेस्थीसिया रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर इमरजेंसी। देखो ये सवाल भी मैं ईएसआई के पेपर से ही लेके आया हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 10 से 20% रखते हैं, या फिर 30 to 40% रखते हैं, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ 50 to 60% रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो 70 to 80% रखते हैं। सवाल सुन लो, नहीं समझ में आया दोबारा से। ऑल पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल अनेस्थीसिया रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर इमरजेंसी। तो हम ऑक्सीजन के जो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन की जो रखता है वो कितने पे रखते हैं, वो रखते हैं 30 to 40% पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 30 to 40%। इस पे कई लोग कई के 95% इज द करेक्ट, क्योंकि 30 to 40% ही रखते हैं, 5% की हो सकता है कि अलग रहा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ईएसआई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 30 to 40%। ठीक है, क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्योंकि देखो पिछली बार मुझे बोला था कि सर आप 11 क्वेश्चन लेके आए, कुछ क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएं, तो मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। What should be used for surgery post removing the surgical fluid, tissue, gases and body fluid? अगर आप ओटी में काम करते हैं या फिर कहीं मतलब ओटी में काम करते हैं तो आपको 100% सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। तो चलो मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। एवेक्यूएशन पंप है, ऑप्शन बी की बात करूँ सक्शन मशीन है, ऑप्शन सी की बात करूँ वैक्यूम असिस्टेड पंप है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो पनेयोमेटिक टूनिकेट है। अब देखो सवाल जो हमसे पूछ रहा है वो पूछा रिमूविंग द सर्जिकल फ्लूइड, टिश्यू, गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड। जो सर्जरी के दौरान टिश्यू या बॉडी फ्लूइड या फिर गैसेस की बात करूं तो उन सबको जो हम रिमूव करता है वो क्या करता है, हमारी सक्शन मशीन करती है। सक्शन मशीन तो आप सबने देखी होगी, नहीं देखी तो मेरी वीडियो देख लेना। सक्शन मशीन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख लेना। उसके फंक्शन क्या क्या प्रेशर रखते हैं वो सब उसमें डिटेल में मैंने बारीकी से बताया हुआ है, लाइव होगी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सक्शन मशीन। क्लियर? चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट फ्रॉम ओटीआर डिस्पोज इन विच कलर बैग। देखो ये बेसिक से सवाल है, आपको आना चाहिए, नहीं आना है तो आज इसको गांठ बांध लो। इसके रिलेटेड जो बायोमेडिकल, देखो ये सवाल है बायोमेडिकल से, तो बायोमेडिकल के सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं 100%, ये कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बायोमेडिकल बेस से रिलेटेड हर एग्जाम में जो पैरामेडिकल का एग्जाम है उसमें पूछे जाते ही जाते हैं। तो इसमें देखा जाए ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड, जो ह्यूमन यानी बॉडी पार्ट से कुछ अगर ह्यूमन का एनाटॉमिकल बेस्ड निकल रहा है तो कौन से बिन में जाएगा, यानी कौन से डब्बे कलर कोडिंग के डब्बे में जाएगा। ऑप्शन ए की बात करूँ तो येलो है, ऑप्शन बी की बात करूँ रेड है, ऑप्शन सी की बात करूँ ग्रीन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो ब्लैक है। देखो ऑप्शन ह्यूमन एनाटॉमिकल जहां भी जाएगा वो येलो में जाएगा। क्लियर है? ये याद रख लेना आप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर येलो। और रेड में क्या जाएगा, रेड में जाएगा आपका प्लास्टिक वेस्ट, यानी सिरिंजेस हैं, यूरो बैग है, ये सब आपके रेड में जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग येलो। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाएगा, येलो में जाएगा। चलता हूँ मैं आखिरी सवाल इस वीडियो का, और उम्मीद करूंगा कि आपने शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो है और रिलेटेड वीडियो ऐसी लेके आऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी आ सके और आप देख सकें। क्लियर है? चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एब्सोल्यूट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पोर्स टू। देखो इससे रिलेटेड ऐसा मिला जुला सवाल मैं पहले भी अपनी वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब एब्सोल्युटली रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पोर्स, यानी कंप्लीटली स्पोर्स और माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसीजर इसमें से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन दिया है इन्होंने क्लीनिंग है, ऑप्शन बी की बात करूँ तो डिसइंफेक्टिंग है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ स्टेलाइजिंग है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ डिकॉन्टामिनेशन है। तो जो कंप्लीटली रिमूविंग करता है स्पोर्स को और माइक्रोब्स को तो वो है आपका स्टेलाइजेशन में कंप्लीटली रिमूविंग हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर देना यार। ये ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और भी प्रैक्टिकल भी, इंस्ट्रूमेंट की भी हो चाहे कैसी भी हो। और अगर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको उस टाइप की वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।